पढ़ा, क्योंकि आरसी का यूज करते हैं हम लोग किसके लिए, ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए, अप टू 20 हर्ट्ज 100 किलो हर्ट्ज तक यूज करते हैं। लेकिन अगर हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए मेगा हर्ट्ज में, गीगा हर्ट्ज में, तो उसके लिए हम लोग एलसी कॉम्बिनेशन के ऑसिलेटर को यूज करते हैं, एल और सी के कॉम्बिनेशन। अब क्या है, एलसी सर्किट में क्या रहता है, इसका जो स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखो। देखो यहाँ पर एक दिखाया हुआ है कि एलसी सर्किट का जो जनरल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, एक ऑसिलेटर, एक एम्पलीफायर रहेगा। एम्पलीफायर कहने का मतलब ए मिल गया हमको, ये मिल गया। कैसा एम्पलीफायर बोले थे हम कि कॉमन इमीटर टाइप का एम्पलीफायर रहेगा। R1 R2 जो है, ये यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग दे रहा है ताकि हमको डिस्टॉर्शन नहीं रहे आउटपुट में, इसलिए R1 R2 का बायसिंग करते हैं। इसको बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर कॉमन इमीटर बायस हो गया, ये एम्पलीफायर का हो गया। अब क्या है कि हमको लेना है यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक लेना है, तो कॉमन इमीटर कितना देता है, 180 डिग्री का देगा। अब यहाँ पर एक सर्किट देखो यूज किए हैं, यहाँ पर इसी टाइप का सर्किट रहेगा एलसी वाला। Z1 रहेगा, Z2 रहेगा, Z3 रहेगा, और Z4 भी हो सकता है आगे चल करके अगर दूसरा बनाए तो। लेकिन जनरली ये रहेगा दो इम्पीडेंस क्या रहेगा, सीरीज में रहेगा, और उसके बीच में ग्राउंड दिया हुआ है। ग्राउंड इसका मतलब क्या है, देखो दो अगर इम्पीडेंस है, दो इम्पीडेंस लगा हुआ है क्या, सीरीज कनेक्शन में। इस कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन में, और उसके बीच में ग्राउंड दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि दोनों इम्पीडेंस जो है Z1 Z2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम रहेगा। ये मैग्नीट्यूड नहीं बोले कि ये दोनों क्या रहेगा, ग्राउंड कहने का मतलब दोनों के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस रहेगा। यानी ये जो ग्राउंड का यूज करते हैं इम्पीडेंस के बीच में, इसलिए यूज करते हैं ताकि हम 180 डिग्री फेज डिफरेंस प्रोड्यूस कर सके। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ग्राउंड का। अब ये जो ग्राउंड है 180 डिग्री का फेज डिफरेंस दे देगा। यहाँ पर एल भी रह सकता है, सी भी रह सकता है, दो एल एगो सी, दो सी एक एल, इस तरह के कॉम्बिनेशन रहेगा, उसके हिसाब से नाम रहेगा जो आगे पढ़ना है हम लोग को। तो इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन बना हुआ रहेगा। आउटपुट कनेक्टेड रहेगा फीडबैक से, और ये फीडबैक कनेक्टेड रहेगा बेस से, इनपुट से, इस तरह से कनेक्टेड रहेगा। तो ये कॉमन इमीटर कितना दिया, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस देता है। अब ये जो फीडबैक नेटवर्क है, इसमें क्या किए, बीच में दो इम्पीडेंस के बीच में क्या किए, ग्राउंड कनेक्ट कर दिए, जिससे ये दोनों इम्पीडेंस के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस दे दिया। तो फीडबैक नेटवर्क कितना फेज डिफरेंस दे दिया, 180। टोटल फेज कितना हुआ ए और बीटा का, तो 180 प्लस 180 360। तो क्या बोला था, बार्कहाउजेन क्राइटेरियन कहा था कि ऑसिलेटर बनने के लिए फेज शिफ्ट कितना रहना चाहिए, 360 डिग्री या 0 डिग्री। तो हमारा सेकंड कंडीशन फुलफिल हो गया। और दूसरा रहता है ए इंटू बीटा, वो 1 होना चाहिए। तो ये इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसको खाली देख लो, इसको लिखने का जरूरत नहीं। तो पहला जो ऑसिलेटर बनता है एल और सी के कॉम्बिनेशन से, उसका नाम है हार्टली। क्या नाम है, हार्टली ऑसिलेटर। इसका नाम है हार्टली ऑसिलेटर। तो ये हार्टली ऑसिलेटर में क्या होता है, दो इंडक्टर रहेगा। यहाँ पर लिखे क्या कि Z1 Z2 Z3, ये सब क्या है, इम्पीडेंस है। तो Z का मतलब इम्पीडेंस, यहाँ पर रेसिस्टर भी रह सकता है, कैपेसिटर भी, इंडक्टर भी। लेकिन हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, एलसी ऑसिलेटर, इसलिए क्या रहेगा, एल और सी का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो हार्टली ऑसिलेटर में दो एल रहता है, दोनों के बीच में क्या रहेगा, ग्राउंड किया हुआ है, एक लाइन करके और छोटा छोटा लाइन कर देंगे, तो उसी को क्या बोलते हैं, ग्राउंड। ग्राउंड का वोल्टेज 0 वोल्ट रहता है। तो L1 L2 के बीच में ग्राउंड है। ये ग्राउंड क्यों किए हैं, ताकि 180 डिग्री फेज हमको मिल सके। ये दोनों इंडक्टर किस कनेक्शन में है, सीरीज में। तो L1 L2 सीरीज में हो गया, और L1 L2 के पैरेलल में क्या है, कैपेसिटर लगा हुआ। यही तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन है, इतना ही याद रखना है। बाकी हम क्या बोले, एम्पलीफायर इस तरह से तुमको याद ही रखना है। ये एम्पलीफायर बीजेटी हर जगह बनेगा, इसको याद रखो, आंख मूंद करके भी बनाने का काम एकदम हो जाए, इस टाइप का याद रहे तुमको
कि R1 रहेगा, R2 रहेगा, वो बेस से जुड़ा रहेगा दोनों के बीच में, फिर RC रहेगा, उसके साथ CC रहेगा, RE रहेगा, उसके पैरेलल में CE रहेगा, इतना मिलकर के, और ऊपर में VCC रहेगा, इतना मिलकर के हमको क्या बना दिया, एम्पलीफायर। आउटपुट को फीडबैक से और फीडबैक नेटवर्क को फिर इनपुट से कनेक्ट कर दिए। दो L है तो दोनों अलग अलग L1 है, L2 है, और उसके पैरेलल में क्या लगाए हैं, C। ग्राउंड का यूज किए हैं 180 डिग्री फेज डिफरेंस करने के लिए, ताकि टोटल फेज शिफ्ट कितना हो, 0। तो टोटल फेज शिफ्ट कितना हो गया, 0 डिग्री। अब आगे का बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के लिए हम क्या बोले थे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के लिए हम क्या करते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट होगा इसका बीटा का, उसको क्या करते हैं, 0 कर देते हैं, इक्वल टू 0। तो इमेजिनरी पार्ट क्या देगा, इंडक्टर देगा, इंडक्टर देगा, कैपेसिटर देगा। हम क्या बोले थे कि इसमें इंडक्टर का जो इम्पीडेंस होता है J ओमेगा L, कैपेसिटर का कितना होता है, -J/ओमेगा C। तो सब में J लगा हुआ है, J कहने का मतलब इमेजिनरी लगा हुआ है। तो दोनों क्या करेंगे, तीनों के कॉम्बिनेशन को, फीडबैक को, L1 L2 C, तो तीनों लेंगे तो कैसा कनेक्शन बनेगा, L1 L2 C। तो L1 L2 क्या सीरीज में, ये कैपेसिटर भी इसके साथ यही सीरीजे में हो गया, तीनों सीरीजे में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका इंपीडेंस X1 प्लस इसका ये रिएक्टेंस हो गया X1 प्लस X2 प्लस X3, तीनों मिला करके। अगर तीनों को खाली फीडबैक नेटवर्क को ले रहे हैं तो L1 हो गया, L2 रहेगा, C रहेगा, तीनों को। तो लूप में घूमेंगे तो कैसा कनेक्शन दिखाई देगा लूप में, L1 L2 C क्या है, सीरीज में तीनों। तो तीनों का क्या बोले हैं कि इमेजिनरी पार्ट को 0 करना है। इमेजिनरी पार्ट क्या देता है, ये X1 X2 X3। X1 कहने का मतलब इंडक्टर वाला, X2 कहने का मतलब दूसरा इंडक्टर वाला, X3 कहने का मतलब कैपेसिटर वाला। तो इंडक्टर वाला क्या देगा, J ओमेगा L। तो J को क्या करेंगे, J सब में कॉमन ले लेंगे, तो J ओमेगा L1 प्लस J ओमेगा L2 माइनस J/ओमेगा C, इसमें माइनस J रहता है। तो J को अगर कॉमन ले करके और 0 के राइट साइड में करेंगे, 0 के राइट साइड में, तो J का वैल्यू राइट साइड में जाएगा, तो 0 डिवाइडेड बाई J कितना हो जाएगा, 0। तो 0 हो गया। अब ओमेगा कॉमन ले लेंगे L1 L2 में, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा कॉमन ले लिए तो L1 प्लस L2, अब -1/ओमेगा C राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/ओमेगा C। यहाँ पर ओमेगा अगर लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, और 1/L1 प्लस L2 है तो नीचे में जाएगा डिनोमिनेटर में इंटू C। तो ओमेगा स्क्वायर 1/L1 प्लस L2 इंटू C। तो ओमेगा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/स्क्वायर रूट आ जाएगा, रूट अंडर L1 प्लस L2 इंटू C हो जाएगा। अब हम क्या बोले थे, F बराबर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा भी फ्रीक्वेंसी रहता है लेकिन ये रेडियन पर सेकंड में रहता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज जो होता है, HZ हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है कितना होता है, ओमेगा को 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, क्या, ओमेगा को 2 इंटू पाई से डिवाइड कर देंगे तो F आ जाएगा। F बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा, और उसको डिवाइड कर देंगे कितना से, 2 पाई से, तो F का वैल्यू आ गया। तो फ्रीक्वेंसी हमारा कितना आ गया, हार्टली ऑसिलेटर में 1/2 पाई रूट अंडर L1 प्लस L2, यहाँ पर है, यहाँ पर F बराबर 1/2 पाई रूट अंडर L1 प्लस L2 इंटू C। ये तुमको क्या करना है, याद रखना है ये वाला। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, तो 1/2 पाई रूट अंडर L1 L2 क्या था, क्या है, L1 L2 है तो सीरीज में है, तो L1 L2 क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। जिस तरह से रेसिस्टर जुटता है उसी तरह से इंडक्टर का भी सीरीज में क्या होगा, जुटेगा, दोनों वैल्यू जुट जाएगा। तो L1 L2 जुट गया, और एक C है तो इंटू क्या हो जाएगा, C इंटू C हो गया, ये हो गया। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ये हो गया। अब क्या है कि अब हम लोग इंडक्टर यूज कर रहे हैं। इंडक्टर, अगर इंडक्टर दोनों हैं तो दोनों के बीच में अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाए, यानी जब दो इंडक्टर एक दूसरे के आसपास रहता है तो इंडक्टर में क्या होता है, दो इंडक्टेंस होता है, एक सेल्फ कहने का मतलब अपने अंदर का। तो L1 जो हो गया पहला इंडक्टर का अपने अंदर का इंडक्टेंस है, जिसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस L1।
L2 जो हो गया है इंडक्टर का अपने अंदर का, यानी खुद का अपना इंडक्टेंस है, तो उसको क्या बोलेंगे, L2 का ये सेल्फ इंडक्टेंस है, अपना इंडक्टेंस है। और एक होता है म्यूचुअल। म्यूचुअल तो म्यूचुअल का जानते होंगे, म्यूचुअल फंडिंग होता है। म्यूचुअल में क्या होगा, एक दो आदमी मिलकर के, यानी एक से ज्यादा आदमी मिलकर के अगर फंडिंग करेगा, तो उसी तरह से यहाँ पर म्यूचुअल हुआ। म्यूचुअल में क्या हुआ कि दूसरे के चलते अगर आपको फायदा हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, म्यूचुअल। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कहने का मतलब हो गया कि अगर फर्स्ट क्वाइल में सेकंड क्वाइल के कारण इंडक्टेंस आया, क्या हुआ, अगर फर्स्ट क्वाइल में सेकंड क्वाइल के चलते, सेकंड क्वाइल के कारण अगर इंडक्टेंस प्रोड्यूस हुआ, उसी को बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर सेकंड में पहला जो क्वाइल है उसके चलते जो इंडक्टेंस आएगा, उसको बोलेंगे कि सेकंड क्वाइल का ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है, किसके कारण, फर्स्ट के कारण। तो एक क्वाइल दूसरे क्वाइल में म्यूचुअल इंडक्टेंस का को प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं एम से। क्या बोलते हैं, एम। एम कहने का मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो जब हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस कंसीडर करेंगे, एम का कंसीडर करते हैं कि एम म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो फॉर्मूला ये ऐसे हो जाता है। फॉर्मूला हो जाता है L1 प्लस L2 प्लस 2M। क्या हो जाता है, 2M। यानी जब म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट आता है तो L1 और L2 क्या है, सीरीज में है, दोनों क्या है, सीरीज में है, दोनों का ऐड होगा। अब क्या है कि सेकंड वाला के चलते, L2 के चलते L1 में आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना, M। अब L1 के चलते L2 में म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आएगा, M। तो M प्लस M कितना हो जाएगा, 2M। तो टोटल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, L1 अपना का, L2 का अपना, और प्लस दोनों का म्यूचुअल। तो M प्लस M कितना हो गया, 2M। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि अब कितना हो गया, अब हो गया L1 प्लस L2। यहां पर देखो फ्रीक्वेंसी अब कितना हो गया, 1/2 पाई रूट अंडर L1 प्लस L2 प्लस 2M। यानी L इक्विवेलेंट, L का इक्विवेलेंट कितना हो गया, L1 प्लस L2 प्लस 2M इंटू C आया। तो म्यूचुअल के चलते दो गो M क्या होता है, ऐड हो जाता है L1 और L2 में। अब यहाँ पर L इक्विवेलेंट हो गया L1 प्लस L2 प्लस 2M, और C का C हो गया। अब क्या बोले थे हम, एक चीज हम बोले थे कि ऑसिलेशन होने के लिए, ऑसिलेशन होने के लिए A इंटू बीटा का वैल्यू कितना रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। यानी A इंटू बीटा का प्रोडक्ट कितना रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। तो वही अगर वही कंडीशन को करते हैं कि कंडीशन जो आता है सस्टेन ऑसिलेशन के लिए, तो उसका वैल्यू होता है कि ए भी गेन ग्रेटर देन इक्वल टू x2 बाई x1। यानी सेकंड का दो कनेक्टेड है ना सीरीज में, L1 है L2 है, जिस तरह से Z1 Z2 कनेक्टेड था सबसे ऊपर में, यहाँ पर देखो, यहाँ पर Z1 है Z2 है, तो इसका रिएक्टेंस कितना होगा, x1, इसका कितना होगा, x2। तो वोल्टेज गेन का क्या आएगा, तो वोल्टेज A इंटू बीटा 1 रखने के लिए क्या कंडीशन आएगा कि वोल्टेज गेन ग्रेटर रहना चाहिए सेकंड का रिएक्टेंस, यानी Z2 का रिएक्टेंस डिवाइडेड बाय Z1 का रिएक्टेंस। तो वही लिख रहा है यहाँ पर कि जो कंडीशन रहना चाहिए सस्टेन्ड ऑसिलेशन के लिए, तो वो रहना चाहिए x2 ए भी ग्रेटर देन इक्वल टू x2 बाई x1। तो इसी को अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस मानते हैं कि नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, x2 कहने का मतलब x2 के जगह पर क्या है, इंडक्टर है, तो x2 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, x2 कहने का मतलब हो जाएगा ओमेगा इंटू L2, और नीचे में x1 कहने का मतलब ओमेगा इंटू L1, ओमेगा ओमेगा कट जाएगा। यानी हमारा जो वोल्टेज गेन होना चाहिए L2 बाई L1 से ज्यादा होना चाहिए। ऐसा अगर होगा तब हमारा A इंटू बीटा का वैल्यू 1 होगा, मीन्स हमारा ऑसिलेटर की तरह वो काम करेगा। अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को अगर कंसीडर करते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस को अगर लेते हैं, तो उस केस में क्या आ जाएगा, M ऊपर और नीचे दोनों में ऐड हो जाएगा। तो ए भी ग्रेटर देन इक्वल टू L2 प्लस M डिवाइडेड बाय L1 प्लस M हो जाएगा। अब इसमें इसका जो है
इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है ये देखो। तो हम क्या बोले कि एलसी ऑसिलेटर है, तो ये सुटेबल होगा हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, और हाई फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी, जिसका हम लोग यूज करते हैं रेडियो में, टीवी में। तो रेडियो टीवी जो है वहां पर जो ऑसिलेटर का यूज करेंगे, ये हार्टली ऑसिलेटर का यूज करेंगे। और कितना मेगा हर्ट्ज तक ये यूज हो सकता है, 30 मेगा हर्ट्ज तक, अप टू 30 मेगा हर्ट्ज तक। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज इसका क्या है कि इसमें जो L1 है, L2 है और C है, सबका वैल्यू क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, L1 एक बार अगर 50 ले लिए, L2 अगर 60 ले लिए, और C का वैल्यू मान लो कि 30 ले लिए, तो ये वैल्यू क्या होगा, चेंज नहीं करेगा, ये हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो इसका डिसएडवांटेज है। हमको ऑसिलेटर ऐसा चाहिए जिससे हम डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर सकें, लेकिन इसमें अगर L1, L2 और C अगर एक वैल्यू ले लिए हैं तो एक ही फ्रीक्वेंसी देगा। मींस इसको बोलते हैं, इसका डिसएडवांटेज हो गया क्या, कि ये फिक्स फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है। अगर L1, L2, C ले लिए तो फिर L1, L2, C को फिर चेंज हम लोग नहीं कर सकते। जो बन के आया है मान लो कंपनी से, तो उतना ही उदेगा। एक बार L1, L2, L2, C लिए तो इसको क्या बोलेंगे, फिक्स फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। अगर इसको बोला गया है कि 60 हर्ट्ज जनरेट करना है तो उतना ही जनरेट करेगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अब दूसरा क्या है इसका डिसएडवांटेज, कि जो गेन है, गेन कहने का मतलब वोल्टेज गेन, ये वाला। तो वोल्टेज गेन क्या है इसमें, L2 और L1 पर डिपेंड कर रहा है, जबकि वोल्टेज गेन हमारा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, किसी पर डिपेंड करने वाला नहीं रहना चाहिए। अच्छा ऑसिलेटर वही है जिसका गेन कांस्टेंट रहे, किसी भी वैल्यू पर, जो फीडबैक में यूज हुआ है, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेसिस्टर, उसके वैल्यू पर डिपेंड नहीं करे। लेकिन यहाँ पर क्या है, गेन L1 और L2 पर डिपेंड कर रहा है। तो वही बोल रहा है कि इसका डिसएडवांटेज क्या है, गेन ऑफ सिस्टम डिपेंड ऑन फीडबैक नेटवर्क एलिमेंट विच इज अनडिजायरेबल, वो जो सही नहीं है, और इसके चलते एम्पलीट्यूड हमारा अनस्टेबल हो सकता है। यानी हमारा एम्पलीट्यूड अगर 5 वोल्ट चाहिए तो क्या हो गया, कुछ देर में मान लो कि L1, L2 अगर थोड़ा सा भी उसमें मान लो कि कहीं से मैग्नेटिक इंडक्टेंस के चलते कुछ चेंज आया L1, L2 में, तो उसके चलते क्या हो जाएगा, गेन हमारा भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जबकि हमारा गेन कैसा चाहिए, कॉन्स्टेंट वाला चाहिए। इसलिए ये डिसएडवांटेज है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी जो है ऑसिलेशन का अनस्टेबल रहता है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है, म्यूचुअल इंडक्टेंस M जो है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के चलते भी प्रॉब्लम हो रहा है। अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर आ गया तो हमारा फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा तो हमारा गेन पर चेंज होगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो गया, एडिशनल प्रॉब्लम। और ये हमको फ्रीक्वेंसी का, किस फ्रीक्वेंसी तक हमको दे रहा है ऑसिलेशन, तो अप टू 30 मेगाहर्ट्ज। अगर हमको 30 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी वाला जनरेट करना है तो दूसरा ऑसिलेटर का यूज करना होगा। तो ये भी एक डिसएडवांटेज होता है, नॉट सुटेबल फॉर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। अगर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करना है तो ये सुटेबल नहीं है। तो ये हो गया हमारा हार्टले ऑसिलेटर। हार्टली ऑसिलेटर में क्या था कि दो इंडक्टर को यूज करते हैं दोनों सीरीज में, और उसके 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 पैरेलल में है कैपेसिटर लगा हुआ यहाँ पर, और L1, L2 के बीच में ग्राउंड रहता है। इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितना हो जाता है, 1/2 पाई रूट अंडर L1 प्लस L2 इंटू C। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के लिए क्या करते हैं कि जो इमेजिनरी पार्ट है जिसमें J जुड़ा हुआ है, तो J किस में जुड़ा हुआ रहता है, इंडक्टर में कैपेसिटर में, सबके वैल्यू को इक्वेट करते हैं 0 तक, तो करते हैं तो वहां से ओमेगा आ जाता है। ओमेगा को डिवाइड करते हैं 2 पाई से तो फ्रीक्वेंसी आ जाता है। अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा तो दोनों इंडक्टर में M आएगा, तो कितना हमारा बढ़ जाएगा, L का वैल्यू 2M से, तो 2M से बढ़ गया। यहाँ पर गेन जो होता है, इसको गेन पर कंडीशन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको ऑसिलेटर बनने के लिए A इंटू बीटा का वैल्यू 1 होना चाहिए। इसलिए हम लेते हैं कि बिना म्यूचुअल इंडक्टेंस का कितना होगा, L2/L1 होगा, और उससे ज्यादा होगा।
और अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस लेंगे तो दोनों में एम जुट जाएगा, ऊपर में भी एम नीचे में भी एम, तो ये हो जाएगा। और इसका हो गया एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया। तो ये अगर हार्टली ऑसिलेटर तुम लोग आ गया तो उसके बाद सब वही है, उसी का है। तो हार्टली इसका नाम से है, हार्टली हार्टली हार्टली। तो हार्टली में याद रखना है कि क्या आ रहा है, ली एल आ रहा है, तो हार्टली में क्या यूज होगा, दो इंडक्टर का, ये याद रखना। हार्टली एच है तो उसमें दो इंडक्टर का यूज और उसके पैरेलल में कैपेसिटर, ये याद रहेगा। तो फॉर्मूला अपने आप लिखा जाएगा 1/2 पाई L1 L2 क्या है, सीरीज में है, तो दोनों को जोड़ दिए हैं और इंटू का कर देंगे सी कर देंगे। ये यहां तक भी याद रहेगा तो हो जाएगा तुम्हारा। और एडवांटेज कहाँ तक लिखेंगे कि इसको यूज करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी तक, और डिसएडवांटेज में लिख देंगे कि ये फिक्स फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, गेन क्या होता है, अनस्टेबल होता है, फ्रीक्वेंसी अनस्टेबल होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है जो एडिशनल प्रॉब्लम है, और इसको वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज नहीं कर सकते। ये इसका डिसएडवांटेज होगा।